स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। मैं डॉक्टर इरशाद खानम। आज की चर्चा का विषय हमारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है एलएलबी के स्टूडेंट्स के साथ साथ लॉ की विभिन्न स्टेट कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अति महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके कई क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में बनते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, इस विषय को मैं बहुत ही सरल माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है और आई लव टॉक्स चैनल के वीडियो अगर आपको समझ में आते हैं, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ मैं कोई वीडियो अपलोड करूं और वो आपको तुरंत पता चल जाए, उसके लिए आपको जो बेल आइकन दिया गया है उसको क्लिक करना होगा। चलिए बात करते हैं हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 की, जिसके अंतर्गत उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत के विषय में बताया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उपधारणा क्या होती है। उपधारणा का अर्थ है किसी बात को सत्य मानना अथवा किसी बात को सत्य मानकर चलना। न्यायालय उपधारणा करेगा तो उपधारणा का अर्थ क्या है कि किसी बात को या तो सही मान लिया गया है या फिर किसी बात को सही मानकर और आगे की न्यायालय की कार्रवाई को बढ़ाना। जब न्यायालय में किसी तथ्य के अस्तित्व को मान ले तो उसे उपधारणा कहते हैं। न्यायालय में कोई मामला जाता है और मामले में किसी तथ्य के बारे में न्यायालय को बताया जाता है और न्यायालय उस तथ्य के अस्तित्व को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, सत्य मान लेता है, तो उसे कहते हैं उपधारणा। उपधारणा का अर्थ विधि के इस नियम से है कि न्यायालय और न्यायाधीश किसी विशिष्ट साक्ष्य में एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालेंगे जब तक कि ऐसे निष्कर्ष की सच्चाई ना साबित नहीं हो जाती। देखिए, साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ, इसका वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूंगी साक्ष्य अधिनियम के बाकी वीडियो के। तो आपको जो बीच बीच में वर्ड आ रहे हैं उनको अगर उनका वीडियो देख के उनको समझ लेंगे तो फिर यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उपधारणा कुछ तत्वों के अस्तित्व से की गई विधि की या तथ्य की धारणा होती है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो उपधारणा तथ्यों का एक अनुमान है जो किसी अन्य जाने हुए या साबित किए हुए तथ्य से निकाला जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है? देखिए, मोहन की घड़ी खो गई है और उसके कुछ देर बाद वह घड़ी राम के पास मिल गई। तो ये उपधारणा की जाएगी कि या तो राम ने वो घड़ी चुराई है या किसी चोर से यह जानते हुए प्राप्ति की है कि वह घड़ी चोरी की है। तो इस एग्जाम्पल से उपधारणा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं उपधारणा के प्रकार। उपधारणा के प्रकार को हम इस चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। उपधारणा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली, तथ्य की उपधारणा, दूसरी विधि की उपधारणा और तीसरी तथ्य या विधि की मिश्रित उपधारणा। अब हम तथ्य की उपधारणा देखें तो तथ्य की उपधारणा में उपधारणा कर सकेगा और
विधि की अवधारणा अगर तथ्य की अवधारणा है, यानी किसी तथ्य को साबित या नासाबित करने का मामला है, तो न्यायालय उसकी अवधारणा कर सकेगा। और अगर विधि की अवधारणा की हम बात करें, तो विधि की अवधारणा खंडनी कब होती है? जब अवधारणा करेगा। न्यायालय अगर अवधारणा करेगा तो मतलब उसका खंडन किया जा सकता है। जब भी आप साक्ष्य विधि पढ़ेंगे तो आपको कई जगह ये पढ़ने को देखने को मिलेगा कि न्यायालय ने अवधारणा कर सकेगा। कहीं पर ये शब्द आता है कि अवधारणा करेगा। तो जहाँ ये शब्द आता है विधि की अवधारणा के अंतर्गत कि न्यायालय अवधारणा करेगा, तो उसका खंडन किया जा सकता है। अगर अखंडनीय अवधारणा कब होगी? जब निश्चायक सबूत, यानी अगर किसी व्यक्ति ने उस मामले से संबंधित कोई सबूत न्यायालय में पेश कर दिया है, तो फिर उसका खंडन नहीं किया जा सकता है, तो फिर ये हो जाएगी अखंडनीय अवधारणा। तो अवधारणा जो है वो 3 प्रकार से है, और कौन कौन से 3 प्रकार हैं वो मैंने आपको अभी चार्ट के माध्यम से बता दिए, और साथ में उसके जो आगे के अवधारणा के पार्ट हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अवधारणा कर सकेगा। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। मतलब ये क्या कह रहा है कि जब तक अधिनियम द्वारा ये उपबंधित है, न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा कर सकेगा। अब अवधारणा करेगा मतलब उसको तथ्य को सत्य मान लेगा। कब तक? जब तक कि कोई उसको नासाबित नहीं कर देता, तब तक न्यायालय इस बात की अवधारणा कर लेगा और उसके सबूत की मांग भी कर सकेगा। अब इस परिभाषा को जो हमने पढ़ा है, इसमें हमारे 3 तथ्य हैं जो कि निकल कर बाहर आते हैं, या ये कह लें कि 3 मुख्य बिंदु जो हैं इस तथ्य से निकलते हैं। पहले, न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा कर सकेगा। दूसरा, या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, और यदि जब तक ये ना साबित नहीं किया जाता है, और तीसरा, उसके सबूत की मांग कर सकेगा। इसका अर्थ है न्यायालय जहाँ किसी तथ्य की अवधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय तथ्य का साबित के रूप में अवधारणा करने का या तथ्य के लिए साक्ष्य की मांग करने का, जैसा भी मामले की परिस्थितियां हों, अपेक्षा करें। न्यायालय को ऐसा विवेकाधिकार प्राप्त है। ऐसे मामले में अवधारणा पक्की नहीं होती है, ऐसी अवधारणा का खंडन किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि न्यायालय अवधारणा करने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये उसका न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वो अवधारणा के आधार पर किसी तथ्य को साबित माने या उसके लिए किसी सबूत की मांग करे। तो ये हमने अवधारणा कर सकेगा को पढ़ा है। अवधारणा कर सकेगा में ये एक खंडनी होती अवधारणा होती है। न्यायालय इसका खंडन कर सकता है। अगर उसको कोई सबूत मिल जाए तो न्यायालय इसके लिए सबूत की मांग कर सकता है। तो मैंने छोटे छोटे वर्ड आपको इसलिए पहले समझा दिए, जैसे कि अवधारणा किसे कहते हैं और अवधारणा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना। खंडनी अखंडनी अवधारणा कौन सी हैं, तो ये इसलिए समझाए हैं कि आपको फिर ये सब चीज़ें समझ में आती जाएं। अब अवधारणा कर सकेगा निम्न धाराओं में विनिर्दिष्ट है। जो साक्ष्य अधिनियम है उसकी जो धाराएं मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंतर्गत अवधारणा कर सकेगा विनिर्दिष्ट है। धारा 86, धारा 87, धारा 88, धारा 90, 114 और 118। सेकंड देखते हैं हम अवधारणा करेगा। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह न साबित नहीं किया जाता।
उपधारणा करेगा ये भी एक खंडनीय उपधारणा है, इसका खंडन किया जा सकता है। न्यायालय ने अगर मान लिया कि ये अपराध कारित किया गया है तो उसके अगर कोई सबूत दे देता है कि अपराध कारित नहीं हुआ है तो न्यायालय फिर अपनी उपधारणा का खंडन करके और मान लेगा कि ये अपराध नहीं हुआ है। यानी उसको कब तक वो साबित मानेगा, जब तक कि उसको नासाबित नहीं कर देते। उपधारणा करेगा की जो परिभाषा हमने देखी है उसके अंदर दो मुख्य बिंदु हैं। पहला, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा और इसका अर्थ ये है कि न्यायालय को ये विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है, न्यायालय किसी तथ्य को साबित या प्रमाणित मानने के लिए बाध्य है। ये सा इसको कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है। न्यायालय क्या है, किसी तथ्य को साबित या प्रमाणित मानने के लिए बाध्य है। और दूसरा, वह न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। यानी जब तक ये ना हो कि ये तथ्य को कोई ना साबित ना कर दे तब तक न्यायालय को उसको साबित ही मानना होगा। इसका अर्थ है न्यायालय किसी तथ्य को साबित मानने के लिए बाध्य है, परंतु न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह विपक्षी के द्वारा तथ्य को नासाबित करने की अनुमति दे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार जब किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष तक नहीं सुना गया कि वह जीवित है या मर गया तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। परंतु अगर साक्ष्य देकर न्यायालय के समक्ष कोई व्यक्ति आ जाए कि वो जीवित है तो इस उपधारणा को समाप्त किया जा सकता है, वरना न्यायालय ये उपधारणा कर सकेगा कि वो व्यक्ति जो है, मतलब न्यायालय उपधारणा करेगा कि ये जो व्यक्ति है वो 7 वर्ष तक उसके बारे में कुछ नहीं सुना है, तो इसका मतलब है कि वो मर चुका है। उपधारणा करेगा निम्न धाराओं में विनिर्दिष्ट है। कौन कौन सी? धारा 79, 80, 81, 83, 85, 90, 104, 105, 107 और 108। अब हम बात करते हैं निश्चायक सबूत की। जहाँ किसी अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक एक सबूत घोषित किया गया है, वह न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे न साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। इस एक परिभाषा में भी दो मुख्य बिंदु हैं। कौन कौन सा? पहला, न्यायालय को कोई विवेकाधिकार इसमें प्राप्त नहीं है, और दूसरा, न्यायालय तथ्य को मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य है, और दूसरा ये है कि विरोधी पक्षकार को अपना पक्ष रखने की आज्ञा नहीं है क्योंकि निश्चायक सबूत न्यायालय को में प्राप्त हो गए हैं। इसका अर्थ ये है कि निश्चायक सबूत का साक्ष्य देकर खंडन नहीं किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार जब किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के वैध विवाह यानी कि वैलिड मैरिज के कायम रहते हुए हुआ हो या विवाह के विघटन के बाद माता अविवाहित रहते हुए उस व्यक्ति का जन्म 280 दिनों के भीतर हुआ हो, तो वह इस बात का निश्चायक सबूत है कि वह उस पुरुष की वैध संतान है। धारा 112 क्या कहती है कि यहाँ पर निश्चायक सबूत के द्वारा साबित करने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि ये निश्चायक सबूत इस बात का है कि अगर किसी महिला पुरुष का वैध विवाह हुआ हो और उनके वैध विवाह के दौरान में कोई संतान ने जन्म लिया हो तो ये माना जाएगा कि वह उस पुरुष की वैध संतान है। अगर दोनों के बीच में तलाक हो गया हो, तलाक होने के बाद माता ने किसी अन्य व्यक्ति से शादी नहीं की है, वो अविवाहित ही है, और 280 मतलब तलाक के 280 दिनों के भीतर में अगर कोई संतान उत्पन्न होती है तो भी ये मानी जाएगी कि उसका पिता कौन है, तो वही पुरुष है जिसकी उसकी माता की शादी हुई थी। निश्चायक सबूत निम्न धाराओं में विनिर्दिष्ट है। धारा 41, 112 और 113।
आज हमने साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 के विषय में पढ़ा है और इसको बहुत ही सरल माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप अगर केवल ये सोचें कि आप इस वीडियो को देखकर ही साक्ष्य अधिनियम में किसी भी एक्ट को पढ़ लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले अपनी बुक से पढ़ना होगा, अपने बेयर एक्ट को आपको अपने साथ रखना होगा। तो आप जब बेयर एक्ट में देखेंगे और देखने के बाद इस वीडियो को भी देखते जाएंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बाकी के सारे साक्ष्य अधिनियम की लिंक भी दे रही हूँ और लिंक के साथ में अपना ब्लॉग, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप ये सब भी ऐड कर रही हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो करिए। अगर कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे करना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक ग्रुप पर या फेसबुक के पेज पर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुक्रिया। धन्यवाद।